गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय पंकज जायसवाल। मैं पंकज जायसवाल आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग पिछली क्लास को ही आगे बढ़ाएंगे। हम लोग पढ़ रहे थे अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। तो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारकों में मैंने छह कारक बताए थे। पहला अभिकारकों की सांद्रता, दूसरा अभिकारकों की प्रकृति, तीसरा अभिकारकों का पृष्ठ क्षेत्रफल, चौथा उत्प्रेरक की उपस्थिति, पांचवा विकिरण की उपस्थिति, है ना। तो इस तरह से एक और कारक कोई छूट रहा है। एक कारक मैंने और बताया था, दाब का प्रभाव। गैसीय अभिकारकों के लिए दाब का प्रभाव भी हमने समझा था। तो 6 कारक हमने समझा दिए थे। एक 7वां कारक थोड़ा बड़ा था तो पिछली क्लास में हम नहीं ले पाए थे। आज की क्लास में हम लेते हैं ताप का प्रभाव। देखिए, वैसे तो हमें अच्छे से पता है कि अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। औसत गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो बहुत सारे अणुओं की ऊर्जा देहली ऊर्जा को पार कर जाएगी, तो प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी। तो अभिक्रिया की दर ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। लेकिन अमूमन यह देखा गया है कि सिर्फ 10 डिग्री सेंटीग्रेड अगर ताप बढ़ा दिया जाए, सिर्फ 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप अगर बढ़ाया जाए तो अभिक्रिया की दर पहले से 2 गुनी या 2 गुनी से भी ज्यादा हो जाती है। 3 गुनी नहीं होती, 2 गुनी हो जाती है, 2 गुनी से ज्यादा, 2.5 गुनी, है ना, 2.5, 2.7, 2.8 गुनी तक हो सकती है। तो 2 से 3 के बीच अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। ठीक है, तो ऐसा क्या हो गया, सिर्फ टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया। तो इसलिए टेम्परेचर का जो इफेक्ट है, ताप का जो प्रभाव है अभिक्रिया की दर पर, उसको हम पढ़ते हैं ताप गुणांक के पदों में। किसके पदों में? ताप गुणांक के पदों में। भाई, जिस तरह अभिक्रिया की दर बढ़ेगी उसी तरह अभिक्रिया का वेग स्थिरांक बढ़ेगा। तो 10 डिग्री मान लीजिए पहला टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड है और 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया तो कितना हो गया, T + 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये देखिए, ताप गुणांक को ईटा से प्रदर्शित करते हैं और ये T+ यानी उच्च ताप पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक बटे निम्न ताप पर यानी T डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। उसी को सिंबल लिख दिया K T + 10 पे और K T पर। ठीक, अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए इसका मान 2 से 3 के बीच आता है, तभी अभिक्रिया की दर 2 गुनी या 2 गुनी से ज्यादा हो जाती है। और ज्यादातर अभिक्रियाओं के लिए जो टेम्परेचर हम सिलेक्ट करते हैं, ताप सिलेक्ट करते हैं, वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 35 डिग्री सेंटीग्रेड ताप हम चुनते हैं, सिलेक्ट करते हैं। अब होता क्या है कि जब T डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिकारकों के अणुओं की संख्या और ऊर्जा के बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं T डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा मिलता है। ये ऊर्जा बढ़ रही है, यहां पे आते आते देहली ऊर्जा के बराबर हो जाएगी। तो देहली ऊर्जा के आगे वाले जो अणु होंगे वो प्रभावी टक्कर करेंगे और ये क्षेत्र उसी को प्रदर्शित कर रहा है जिसकी वजह से उत्पाद बन रहे हैं। ये आगे वाले अणु जो है, जो शेडेड एरिया है ना, ये प्रभावी टक्करों को प्रदर्शित कर रहा है। इतने अणु प्रभावी टक्करें करेंगे और उत्पाद का निर्माण करेंगे। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जितने अणु हैं अभिकारक के, उन सब का जो एनर्जी का, ऊर्जा का बंटवारा है, ताप बढ़ाने पर सबका ऊर्जा का बंटवारा अलग अलग हो जाता है, सबका एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाता है। और जो ग्राफ इस तरह से मिल रहा था, ये ग्राफ हाइट में कम हो जाता है, हाइट में कम हो जाता है, लेकिन थोड़ा राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा इस तरीके से। हाइट में नीचे आ गया, लेकिन ये राइट साइड में, ये क्लास 11th में पढ़ चुके हैं आप, मैक्सवेल गैसीय अवस्था में मैक्सवेल ने बताया था वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, मतलब वेगों का बंटवारा किस तरह से होता है। वहां पे हमने आपको समझाया था कि किस तरह से ताप बढ़ाने पर ये मैक्सिमम भाई ये जो है मैक्सिमम एनर्जी को, ये अधिकांश अणुओं को प्रदर्शित, भाई ये फ्रैक्शन ज्यादा है ना, ये ऊपर अणुओं की संख्या बढ़ रही है, तो ये अधिकांश अणुओं की जो ऊर्जाएं हैं, जो वेग हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहते हैं, है ना।
और ये ताप बढ़ाने पर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के अधिकांश अणुओं की जो संख्या है वो कम हो जाती है, अणुओं का फ्रैक्शन घट जाता है। ये वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्लास 11th में गैसीय अवस्था में आप लोगों ने पढ़ा है, इसलिए मैं इस पे बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। ये बस यहां समझ लीजिए कि ताप बढ़ाने पर ये हाइट कम हो जाती है और ग्राफ थोड़ा राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है, जिससे राइट साइड में शिफ्ट होने की वजह क्या है कि ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। तो इसमें जो है अब थ्रेशोल्ड एनर्जी के आगे यानी देहली ऊर्जा के आगे अणुओं का जो फ्रैक्शन है वो पहले से लगभग डबल या डबल से भी ज्यादा लग रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अभिक्रिया की दर पहले की दोगुनी या दोगुनी से भी ज्यादा हो जाएगी। समझ में आई बात? तो इसलिए अभिक्रिया की दर दोगुनी या दोगुनी से ज्यादा हो जाती है। अब इसको और एक्सप्लेन टेम्परेचर का और प्रॉपर इफेक्ट जो देखने को मिलता है वो आर्हेनियस समीकरण से देखने को मिलता है, आर्हेनियस इक्वेशन से देखने को मिलता है। तो ताप का प्रभाव को समझने के लिए आर्हेनियस इक्वेशन समझना जरूरी है, और आर्हेनियस ने अपने इक्वेशन की हेल्प से सक्रिय ऊर्जा यानी एक्टिवेशन एनर्जी जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं उसको भी कैलकुलेट करने का तरीका बताया। तो इसको नोट करिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया होगा। अब आइए बढ़ते हैं आर्हेनियस समीकरण की तरफ। अब देखिए आर्हेनियस के अनुसार अगर बात करें तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक जो होता है यह होता है k a e टू दी पावर माइनस EA अपॉन RT। ये EA अपॉन RT माइनस में ये पूरा E पर पावर है, जहां A आवृत्ति
आवृत्ति कारक है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, EA सक्रियण ऊर्जा है, R गैस नियतांक है, गैस नियतांक है, और T जो है वो परम ताप है, परम ताप है। अगर हमें सक्रिय ऊर्जा को नीचे ले आना है तो हमें दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा, लॉग बेस ई, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फैक्टर इस्तेमाल किया गया है, तो लॉग बेस ई के बराबर लॉग बेस ई ए, और ये गुणा है तो यहां पे प्लस आ जाएगा लॉग में आने पर, लॉग बेस ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये पावर नीचे आ जाएगी तो लॉग बेस ई के लॉग बेस ई ए, ये पूरा आएगा नीचे तो माइनस हो जाएगा, माइनस ई ए अपॉन आर टी लॉग बेस ई ई। लॉग बेस 10 10 कितना होता है? 1 होता है। लॉग बेस 10 2 2 कितना होता है? 1 होता है। तो लॉग बेस ई ई कितना होगा? 1 होगा। तो ये मान 1 के बराबर होगा। तो ये देखिए लॉग बेस ई के लॉग बेस ई ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। बेस ई को बेस 10 में परिवर्तित कर दिया जाए तो यहां पे आएगा 2.303 लॉग बेस 10 के, यहां पर भी आएगा 2.303 लॉग बेस 10 ए, और यहां पर वो यही रहेगा माइनस ई ए अपॉन आर टी। यहां से 2.303 कॉमन ले लिया जाए तो ये होगा 2.303 लॉग बेस 10 के, 2.303 कॉमन ले लिया तो लॉग बेस 10 ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। देखो अंदर मल्टीप्लाई करो, 2.303 से मल्टीप्लाई होगा यही आएगा, और यहां भी मल्टीप्लाई होगा तो ये और ये कट जाएगा वही आएगा। इससे ये फायदा हुआ कि दोनों तरफ से 2.303 कट गया। अब जब 2.303 कट गया तो समीकरण बचा लॉग बेस 10 के लॉग बेस 10 ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये समीकरण आ गया, ये समीकरण मिल गया। ये y, ये mx और ये c, तो एक ग्राफ भी बना लेंगे हम लोग। देखो m की जगह पे माइनस ई ए अपॉन आर और x की जगह पे 1 अपॉन टी, तो x अक्ष पे रखेंगे 1 अपॉन टी को, ठीक, और y अक्ष पे रखेंगे लॉग बेस 10 के को। m का मान नेगेटिव में है तो नेगेटिव स्लोप में आएगा, तो इस तरह से ग्राफ मिलेगा। ये जहां पर इंटरसेक्ट करेगा वो होगा लॉग बेस 10 a, और m का मान माइनस ई ए अपॉन ये 2.303 भी है यहां पे, ये लिखना मैं भूल गया यहां पे 2.303, तो 2.303 आर। ये m का मान कभी कभी सीधे m का मान भी पूछ लेता है। तो देखो इससे हमने सक्रिय ऊर्जा को नीचे मतलब प्रॉपर तरीके में आप प्राप्त कर लिया। अब इससे ताप के प्रभाव की सहायता से हम सक्रिय ऊर्जा की गणना करेंगे। तो चलिए इसको नोट करिए पहले।
इस साइड का रफ कर देते हैं। अब देखिए जरा सा, यदि ताप T1 है तो उस पे वेग स्थिरांक, हमने आपको बताया था कि जो वेग स्थिरांक का मान होता है वो सिर्फ और सिर्फ ताप पर निर्भर करता है। ताप बढ़ाओगे तो वेग स्थिरांक बढ़ेगा और ताप घटाओगे तो वेग स्थिरांक घट जाएगा। तो ये T1 पे K1 और T2 टेम्परेचर होने पर ये K2 हो जाता है। तो वहां पर रखें समीकरण नंबर 2, ये मान लीजिए, पहले समीकरण को 1 मान लीजिएगा। तो समीकरण 2 से log बेस 10 K1 ये कांस्टेंट है, ये नहीं बदलेगा, माइनस EA अपॉन 2.303 R T1, ये इक्वेशन नंबर 3। और इसी तरह log बेस 10 K2 अगर लेंगे तो log बेस 10 A माइनस EA अपॉन 2.303 R T2। बोली ठीक है। तो अब देखिए यहां पे समीकरण नंबर 4। तो देखिए समीकरण 4 माइनस 3 से, 4 में से 3 को घटा दीजिए तो log बेस 10 K2 माइनस log बेस 10 K1, ये पहले लिख लेते हैं। log बेस 10 A माइनस EA अपॉन 2.303 R T2, इसमें से ये माइनस करना है तो माइनस log बेस 10 A और माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस EA अपॉन 2.303 R T1। तो ये देखिए ये और ये कट जाएगा, इस तरफ आ जाते हैं। log बेस 10 K2 माइनस log बेस 10 K1, तो ये हो जाएगा log बेस 10 K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू, ये माइनस में है ये प्लस में है, पहले लिख लेते हैं, प्लस वाले को पहले लिख देते हैं, EA अपॉन 2.303 R T1 माइनस EA अपॉन 2.303 R T2। देखिए EA अपॉन 2.303 R दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए। log बेस 10 K2 अपॉन K1 EA अपॉन 2.303 R, यहां बचेगा 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ये देखिए इसको लिख सकते हैं log बेस 10 K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R। ये एलसीएम ले ले T1 T2, तो यहां पे आएगा T2, यहां पे आएगा T1, T2 माइनस T1। तो इसमें T1 T2 और K1 K2 का मान अगर पता हो, R का मान हम जानते हैं, तो सक्रियण ऊर्जा का मान की गणना की जा सकती है। नोट करिए इसको, ये समीकरण नंबर 5। इस समीकरण से सक्रियण ऊर्जा की गणना की जाती है। नोट करिए।
हो गया होगा। आइए कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, कुछ सवालों पर चर्चा कर लेते हैं, तो ये टॉपिक भी आपका खत्म हो जाएगा आज। देखिए क्वेश्चन है, एक अभिक्रिया के वेग स्थिरांक, एक अभिक्रिया के वेग स्थिरांक 500 केल्विन और 700 केल्विन, 500 केल्विन और 700 केल्विन पर क्रमशः 0.02 प्रति सेकेंड और 0.05 प्रति सेकेंड है। तो E A के मान की गणना करनी है और A के मान की गणना करनी है। ठीक है, तो देखिए इस सूत्र से स्पष्ट करें। देखो K1 का मान 0.02 और K2 का मान 0.07 है, 5 में 07, और T1 का मान 500 केल्विन और T2 का मान 700 केल्विन। सभी को वहां पर रख दें तो log बेस 10 K2 अपॉन K1, तो K2 कितना है 0.07 और ये 0.02, EA अपॉन 2.303 इंटू 8.314 R का मान होता है, और T2 माइनस T1 तो कितना हो गया 700 माइनस 500 बटे 700 गुणे 500। ठीक है, तो ये log 7 और ये log 2, तो यहां पे हो जाएगा log बेस 10 7 माइनस log बेस 10 2। ये देखिए EA अपॉन, इसको देखो दोनों कांस्टेंट वैल्यू है, गुणा करोगे तो 19.15 आएगा। इसी तरह से इसको लिख लीजिए, और ये 700 में से 500 घटाओगे 200, और ये 700 गुणे 500। log 7 की वैल्यू होती है 0.85 और log 2 की वैल्यू होती है 0.30, तो कितना घटाओगे कितना आएगा 5 0.55, तो ये 0.55 इक्वल्स टू EA अपॉन 19.15 इंटू, ये 0 कट गया, 5 सत्ते 35, 3500 2 बटे 3500 है ना, यानी 1 बटे 35 का आधा कर लो, 3500 हुआ ना, 1750 इतना आ गया। तो EA का मान क्या आएगा, इन दोनों को इधर भेज दो, 0.55 इंटू 19.15 इंटू 1750 जूल प्रति मोल। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे जो आंसर है वहीं पे आ जाएगा। क्योंकि R का मान जूल प्रति केल्विन प्रति मोल में लिया है, इसलिए EA का मान भी जूल प्रति मोल में आएगा। वैसे ये आएगा 18,429 18,429.12 जूल प्रति मोल। ये EA का मान आ गया, इसको किलो जूल में भी परिवर्तित कर सकते हो 1000 से भाग देकर। अब इसके बाद पूछा है A का मान, EA का मान तो आ गया, अब A का मान देखें।
ए का मान ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला हमने इसी में बताया था, log बेस 10 a, सॉरी log बेस 10 k इक्वल्स टू log बेस 10 a माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT। तो इसमें k का दो मान दिया है, कोई एक मान और उसका करेस्पॉन्डिंग ताप लेना है, उसी का ताप, जिस ताप पर k का मान है उसी ताप को लेना है। जैसे 0.02 ले तो ताप कितना होगा, 500 केल्विन। तो ये देखिए log बेस 10 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 log बेस 10 a माइनस ई ए का मान यही वाला रख दो 0.55 इंटू 19.15 इंटू 1750 अपॉन 2.303 इंटू आर का मान 8.314 और टेम्परेचर कितना हो जाएगा 500 केल्विन। तो ये देखो ये वैल्यू और 19.5 कट जाएगी, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे तो वही 19.515 आएगा, है ना। एक जीरो से जीरो कट जाएगा, 50 से काटोगे 10, 5 से तो 5 तिहाई 15 और 5 पच्चम 25। तो ये देखिए इसको आप log वाला सॉल्व करोगे तो log 2 प्लस log 10 टू द पावर माइनस टू नीचे आ जाएगा, तो ये -2 और ये 0.3 इसकी वैल्यू होती है, -2 इक्वल्स टू log बेस 10 a, ये बचेगा -0.55 और 10 से भाग दे दो तो 3.5। तो log यहां क्या बचा, -1.7, एक मिनट log की वैल्यू में चेक कर लेता हूं, सही है। log बेस 10 माइनस ये मल्टीप्लाई करोगे तो 1.93 आएगा। तो log बेस 10 a की वैल्यू क्या होगी, इतना माइनस इतना, है ना। इसको इधर भेज देंगे 1.93 माइनस 1.7 तो 0.23। तो a का मान क्या होगा, इसका मान का एंटी लॉग निकालना पड़ेगा। अब निकालने की जरूरत नहीं होती, क्वेश्चन में आपको गिवन होता है। इसके एंटी लॉग का मान दिया है 1.6, तो a का मान हो गया 1.6। ये फ्रीक्वेंसी फैक्टर का मान हो गया, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। एक हाइड्रोकार्बन के विघटन निम्नलिखित समीकरण के अनुसार होता है। एक हाइड्रोकार्बन का विघटन निम्नलिखित समीकरण के अनुसार
होता है। समीकरण क्या है? समीकरण है k इक्वल्स टू 4.5 इंटू 10⁻11 पर सेकेंड e टू द पावर -28,000 k अपॉन t, ये पावर पे है। तो EA के मान की गणना करनी है, EA के मान की गणना करनी है। तो चलिए देखते हैं इस समीकरण को k बराबर 4.5 इंटू 10⁻11 पर सेकेंड e टू द पावर -28,000 k का मतलब यहां पे केल्विन से है, तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा। और k का मान हम जानते हैं a e टू द पावर -EA अपॉन RT होता है। तो अगर तुलना करें दोनों की तो a का मान आपको मिलेगा 4.5 इंटू 10⁻11 प्रति सेकेंड और -EA अपॉन RT का मान मिलेगा -28,000 अपॉन T। वो k केल्विन है, T से T कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो EA का मान 28,000 इंटू R यानी 28,000 इंटू 8.314 है ना, मल्टीप्लाई कर लीजिए, यह आएगा 2.32 इंटू 10 टू द पावर, आंसर जो दिया है वही आएगा 5 जूल प्रति मोल। ठीक है, तो उम्मीद है कि सबको समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। अब इस टॉपिक में मैक्सिमम चीजें हमने कवर कर ली हैं, है ना। अगली क्लास में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, 1-2 क्लास का और बचा है ये चैप्टर, तो 1-2 वीडियो इस पे और बनेंगे ज्यादा से ज्यादा। तो हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे अभिक्रिया की आणविकता, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, है ना, सरल और जटिल अभिक्रियाएं और उनमें आणविकता का संबंध। तो ये डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, है ना। सभी लोग, अगर एक इंपॉर्टेंट सूचना मैं हर वीडियो में देता हूं, अभी भी दे रहा हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें और आप सुचारू रूप से अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।